तो आज देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। इसके आज पाठ देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, आज इतिहास का प्रथम पाठ देखेंगे, ठीक है। एक एक यूनिट अपन इसका एक इतिहास का पाठ लेंगे, इसमें अभी समझेंगे। और दूसरा संसाधन विकास यानी भूगोल का पहला पाठ देखेंगे। और क्या करेंगे, सामाजिक एवं राजनीतिक का एक पाठ, क्योंकि आपको पता है तीनों बुक से आना है आपका। तो क्या करेंगे, एक एक पाठ समझेंगे इसमें से, ठीक है। ज़्यादा पूरे इसलिए लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक एक पार्ट लेते हैं, ठीक है। पहले करते हैं अपन इतिहास का, ठीक है। इसका सब कुछ देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपका अध्याय 1 हमारा अतीत में प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। तो इसमें आपका है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो आपके जो ब्रिटिश शासन के काल के प्रथम मतलब जो पहले और वही अंतिम थे गवर्नर, ठीक है। एक पोस्ट होती थी आपकी, तो कौन थे आपके, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। पहला आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा है आपका ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक, एक पुस्तक थी किसके बारे में, भारत के बारे में। तो वो किसने लिखी थी, लिखी थी आपकी जेम्स मिल ने, ठीक है। जेम्स मिल ने लिखा था। इसमें भारत के इतिहास के बारे में बताया गया था, ठीक है। 3 खंडों में बांटा था उससे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब क्या हो जाता है, किसी देश के द्वारा आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर क्या कर लेते हैं, आक्रमण करने के बाद में आपकी आर्थिक मतलब पैसे वगैरह लूट लेते हैं, मतलब आपकी संस्कृति होती है वो सब अस्त व्यस्त कर दी जाती है और आपको परेशान किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका औपनिवेशीकरण, ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं, अभिलेखागार में। मतलब जो देश के मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, मतलब जो पुराने हो, रामायण वगैरह जैसे महाभारत, ये सब चीज़ें जैसे पुरानी हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कहाँ पे रखी जाती है, अभिलेखागार में, ठीक है। वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ये पुराने समय की बात हो रही है, ठीक है। अब तो आपके बहुत जगह रखने लगे, ऑनलाइन सब जगह मिलने लगा। तो पहले कहाँ रखा जाता था, आपका अभिलेखागार में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो इसमें अपन मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आने की संभावना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है 6 नंबर में, सुलेख निवेश किसे कहा जाता है। तो सुलेख निवेश किसे बोलते हैं, सुलेख निवेश या इसे किसे बोलते हैं, मतलब जो बहुत अच्छी तरह से ढंग से लिखता है, जो क्या करता है, बहुत अच्छी ढंग से लिखता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, आप सुलेख निवेश कहते हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छी तरह से लिखता है, ठीक है, जो बहुत अच्छी तरह से लिखता है, तो आप उसे इतना बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, सुलेख निवेश। इतना ही काफ़ी है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो अभिलेखागार में आप क्या देख सकते हैं बेटा, तो अभिलेखागार में हम 19वीं सदी की बात हो रही, ठीक है। मतलब 1800 कुछ में वो आपका चल रहा था। उसमें शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा, मतलब जो प्रशासन था उस समय वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, पत्र वगैरह भेजता था। के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों तथा जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोटिस, मतलब जो नोटिस वगैरह दिए कि इसको ये कर दो, ये वो कर दो, मतलब कि यहाँ पे ये करना है, वो सब पत्रों के द्वारा होता था। आज तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, पत्रों के द्वारा मतलब लेटर लिखने पड़ते थे। और रिपोर्ट या उच्च अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देखे जा सकते हैं। ये सब कहाँ पे रखे हैं बेटा, रखे जाते थे वहाँ पे अभिलेखागार में, ठीक है, अभिलेखागार में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा इतिहास को तारीखों को क्यों जोड़ा जाता था। तो इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बेटा, इतिहास समय के साथ समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन है। मतलब जो घटनाएं हुई है ना, मतलब पहले लड़ाई हुई थी स्वतंत्रता के लिए, ये हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो वो सब आपको पता है, इतिहास ही तो है। तो जो आपकी विभिन्न घटना हुई थी ना, तो उनका अध्ययन है। युद्ध शासक की ताजपोशी कब युद्ध हुआ, कब ताजपोशी की, कब राजा बने, बड़ी बड़ी घटनाएं कि कौन कौन, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, तो बड़ी बड़ी घटनाओं का विवरण इत्यादि। ऐसी घटनाओं की एक निश्चित तारीख पता होने से काल के अनुसार उनका अध्ययन आसान हो जाता है। मतलब उन्हें अच्छे से समझा जा सकता है, उन्हें क्या मतलब
पता किया जा, इसलिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुए। तो छपाई मतलब प्रिंटिंग, जो आज के ज़माने में अपन ऑनलाइन देखते हैं, मतलब कार्ड छपना या अखबार छपना, ये सब पहले नहीं था। लेकिन छपाई की तकनीक से क्या मतलब लाभ हुए, मतलब जनता को, जो जनता आम लोग हैं, तो क्या लाभ हुए। छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आई, मतलब छपने लगे तो पुस्तकें मिलने लगी, संचार होने लगा, अखबार छपने लगी। ठीक है, अखबार भी छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग थे उनकी कथाएं छपने लगी, स्थानीय बाजार में बिकने लगी। ठीक है, जो स्थानीय बाजार थे ना वहाँ पे बिकने लगी, जब छपाई हुई तभी तो बिकी, नहीं तो पहले हाथ से लिखना पड़ता था जी सब। ठीक है, जनता विभिन्न मुद्दों में परिचित होने लगी, अब जब न्यूज़ होगी तो तब पता चल जाएगा ना सब आसपास का सब चीज़ों का परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार होगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ज्ञान का प्रसार हुआ। अब आपका औपनिवेशिकरण से क्या आशा है। तो औपनिवेशिकरण अपने ऑब्जेक्ट में भी देखा था। तो इसमें क्या है, जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना दबदबा, मतलब किसी दूसरे देश के ऊपर क्या कर लेता है, अपना दबदबा, यानी उस पर आक्रमण करके नेक्स्ट है आपका अध्याय 1 इसका संसाधन का। ठीक है, संसाधन एवं विकास, दूसरी वाली बुक का। ठीक है, इसके ओटी देखेंगे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन जो अपने किसने दिए है अपन को, भगवान ने। ठीक है, झरने का जल दिया है, पहाड़ी दिया है, खनिज पदार्थ दिया है, क्या ने दिया, लोहे के औजार। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो वस्तु का मूल्य, मतलब वस्तु का मूल्य जितना होगा तभी वो क्या होगा, मूल्यवान होगा। नेक्स्ट है आपका, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। क्या हो जाए, एक बार क्या वो समाप्त हो जाए तो उन्हें कितना समय लग जाता है, हजारों वर्ष। तो क्या बोलते हैं उन्हें, अनमनीकरण। ठीक है, हजारों वर्ष लग जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपका, संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन क्या होते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब जो हमें आवश्यकता होती है, जो चीज़ की जरूरी होती है, तो मतलब जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी संसाधन। ठीक है, जो आप अपनी आवश्यकताएं होती है ना उन्हें पूरा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, पैटर्न किसे कहते हैं। तो पैटर्न क्या होता है आपका, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार, मतलब किसी आपने कोई काम किया और उसे अपने नाम पे क्या करवा लिया, पेटेंट, तो वो सब आप ही का होगा। ठीक है, कोई दूसरा यूज करेगा तो उसे पैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका पेटेंट कहलाता है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन आपके कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आपके नवीनीकरण में कौन से होते हैं बेटा, हवा, पानी, मिट्टी और ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, नवीनीकरण, तुरंत मिल जाते हैं उनको। अनवीनीकरण क्या होने, कोयला, पेट्रोलियम, इनको कितना समय लगता है, हजारों साल। ठीक है, इनको कितना समय लगता है, हजारों साल। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। कौन से, वाणिज्यिक मूल्य और जो वाणिज्यिक मूल्य के नहीं है। वाणिज्यिक मूल्य मतलब जो काम की चीज़ है, मतलब जो जैसे लोहा, अयस्क, कोयला, किसी भूमि, इनका है वाणिज्यिक मूल्य। लेकिन वाणिज्यिक मूल्य इनका नहीं है, मनोअमदेश, जो तो अपन इनका अनुभव ही कर सकते हैं। लोकगीत, इनका भी अनुभव। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनको भी ये मतलब इनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, पैसे के नहीं खरीदे जा सकते ये सब। ठीक है, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो पृथ्वी है जो अपनी यहाँ पे जो प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं हमें, वो असमान क्यों है। तो क्यों है बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। मतलब भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, ये कहाँ पे किस, मतलब कौन से संसाधन को कैसे ये भूभाग चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी ऊंचाई चाहिए,
तो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। जिसको जहाँ वो जो चीज़ मिलेगी जिसको वो चाहिए होती है तो वहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोई 5 मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन सी है? पुल है, सड़क है, मशीन है, परिवहन है और कंप्यूटर है, ठीक है। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है, ठीक है। योग्यता मतलब जब वो योग्य होंगे तभी तो वो संसाधन बन पाएंगे, तभी तो वो काम कर पाएंगे। यदि भी मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों की में मतभेद है, मतलब इसमें मतभेद भी है कि लोग संसाधन कैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे किसी के लिए काम करेगा कोई व्यक्ति तो उसके लिए संसाधन की तरह काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसाधनों को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं? कोई 4 उपाय रही है। तो संसाधन जो है आपकी बेटा इनको क्या मतलब सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो प्रत्येक व्यक्तियों को द्वारा संसाधनों को कम उपयोग करें। क्या करें? संसाधन कम उपयोग करें। वस्तुओं के पुनः चक्र पुनः उपयोग को महत्व दें, ठीक है। ध्यान रखें कि मतलब कब कब करना चाहिए, किस समय के छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जैसे भूमि का उपयोग करते हैं तो उसको समय के लिए छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से टाइम भी दे उसे। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित भी की जाए, मतलब विविधता भी देखे उस चीज़ की कि दूसरी चीज़ की उपयोग कर ले। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग हुआ है मतलब कि इसे को बेस्ट होने दे, तो वो बेस्ट ना होने दे, उसे रोके। सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो क्या सिद्धांत इसके? तो इसके पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ठीक है। पृथ्वी पर जो जीवन शक्ति है उसको क्या करना है? उसको बचाना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, जो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं दिन ब दिन उनको कम करना। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, जीवन पर जो जितने रूप है, जीव जंतु पेड़ पौधे, जो सब इनका आदर करना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जो मानव की जीवन की गुणवत्ता है कैसे बढ़ाएगी? वो पर्यावरण को सुरक्षित रख के। तो आपका नेक्स्ट अध्याय 1 है भारतीय संविधान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, ठीक है। तो आपका 2 पार्ट पहले पार्ट हो गए दोनों बुक की, अब जो तीसरी वाली बुक का है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जनक माने जाती है, मतलब जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं जिनका आज क्या था, मतलब जो आज खत्म हो गए थे, जिनकी भीमराव अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनका आज पुण्यतिथि है, मतलब जो खत्म हो गए थे वो, तो आज 6 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका संघवाद से आशा है। संघवाद क्या होता है बेटा? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना, मतलब देश में अलग एक से ज़्यादा सरकार, जैसे कांग्रेस भाजपा, अपने यहाँ पे क्या संघवाद है, बहुत सारी सरकारें हैं। देश का शासन चलाने हेतु देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो क्या बेटा? संविधान। कैसे चलेगा, कौन सी चीज़ कब होगी? तो ये सब किस में लिखा आपका? संविधान में। संविधान के अनुसार सरकार का अंग कौन सा नहीं है? तो आपका प्रेस नहीं है, ठीक है। सरकार का अंग कौन नहीं है? प्रेस। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका आपका अंग है, ठीक है। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो किसी संविधान को जो देश है आपका उसे संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब देश को जब चलाना है सही से, तो क्या है? संविधान जरूरी है। किस प्रकार से किस चीज़ को कानून, मतलब सब चीज़ के कानून बने हैं ना, तो चलाने के लिए क्या है आपके लिए? संविधान जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था? तो नेपाल में जो राजशाही 2008 में आखिरी राजा ज्ञानेंद्र की आपदस्थ त्यागीकरण है, ठीक है। कब हुआ था उनका नेपाल राजतंत्र? 2008 में, ठीक है। आखिरी राजा कौन थे? ज्ञानेंद्र, ठीक, ज्ञानेंद्र, ठीक है। और लोकतंत्र कब अपनाया था उन्होंने? 2006 में, ठीक है। नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? नेपाल के लोग लोकतंत्र पर चलना चाहते थे, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा? नए संविधान की जरूरत पड़ी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने नया संविधान बनाया। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया एवं इसके निर्माण में कितनी वर्ष लगे? तो संविधान सभा का कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में हुआ। इससे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया और इसे 1946 में, इसे कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। अब संघवाद से क्या तात्पर्य? तो संघवाद क्या होता है बेटा? सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तरों में, मतलब सरकार है जो एक के हाथ में नहीं देना, मतलब एक से अधिक लोगों के हाथ में देना, ठीक है। स्तरों जैसे केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र अलग है राज्य अलग है, अथवा प्रांत अलग है, ठीक है, के बीच विभाजित करना। तो मतलब क्या किया? शक्तियों को अलग अलग विभाजित कर दिया जी, आपका क्या? संघवाद।
सार्वभौमिक मताधिकार का आयत है। तो जो आपका सार्वभौमिक मताधिकार है बेटा 18 वयस पर मतलब जो वोट डालने लगते हैं ना हम लोग, तो वो क्या है आपका सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब इसे जो भी 18 साल का हो जाएगा उसे क्या मिलेगा, वोट डालने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका सरकार के 3 अंगों के नाम लिखिए। 3 अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग का है? तो मतलब सरकार के अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वो बोले कानून लागू कौन करता है? तो कार्यपालिका आपका कानून ठीक है, कानून लागू करता है। ठीक है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार दिए गए ना अपन को कि उन्हें क्या माना जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा, मौलिक अधिकार है अपन को। ठीक है, घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, धर्म अपना सकते हैं, तो ये क्या आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, इन्हीं को अंतरात्मा माना गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना था। सामाजिक लक्ष्य और आर्थिक, सामाजिक तो आपको पता है समाज ही में, और आर्थिक यानी पैसे वाला। भाग कौन से नीति निर्देशक तत्व आपके कौन से? भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। ठीक है जी आपकी। नेक्स्ट है आपका हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 के मौलिक अधिकारों को बताएं। ठीक है, तो आपके जो मौलिक अधिकार कितने हैं बेटा? मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। ठीक है, तो आपका पहला मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 है। ठीक है, समता का अधिकार। ठीक है, ये आपका 14 से 18 इसमें समान मतलब लोगों को समान समझा जाता है। ठीक है, कोई भी जाति का हो, ठीक है, उसमें समान समझा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं आप कहीं भी जाने घूमने फिरने के लिए। तो ये कितना होता है? आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22, इनको याद रखना, पूछे जाते हैं बहुत। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब कोई परेशान कर रहा है आपको कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये करना पड़ेगा आपको, मतलब शोषित कर मतलब परेशान करना, सीधी बात। तो आर्टिकल 23 से 24 ये आपके कौन से आर्टिकल में आते हैं? 23 से 24 में। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, आपकी धर्म मतलब आप कौन सा धर्म मानना है, कौन से धर्म की हुआ, आपको कोई बात नहीं कर सकता कि दूसरा धर्म मानो। तो ये कौन सा? आर्टिकल 25 से 28 के बीच। ठीक है, 25 से 28 के बीच। संस्कृति और शिक्षा, आपको संस्कृति कौन सी अपनानी है, शिक्षा कहाँ पे लेनी, क्या करना है, तो इसमें कोई बात नहीं कर सकता, आपको यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा आपका? आर्टिकल 29 से 30। ये कौन सा? आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार मतलब जी आपके अगर आपको किसी का भी जो आपके मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा, हनन हो रहा, किसी को मतलब माना नहीं जा रहा या कोई कुछ हो रहा, तो आप संवैधानिक उपचारों के आर्टिकल 32 में आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। कोई भी आपको घूमने नहीं दे रहा, पढ़ने नहीं दे रहा, शोषण कर रहा, धर्म नहीं मानने दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का इसके आर्टिकल 32 के अनुसार केस कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? तीनों लेसन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे हमारे हिसाब से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी कर दिया। धन्यवाद।